हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू एजुकेशनल वीडियो में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी हिंदी सब्जेक्ट का वह 3 टॉपिक जिसको पढ़ लेने से हम अपने एग्जाम में 6 नंबर कन्फर्म है पा जाएंगे, जो बिल्कुल एकदम कॉमन होता है कि आपके एग्जाम में पूछता ही है, ये कंपलसरी। तो आपको पढ़ना क्या है? रस, छंद, अलंकार। अगर आप इन 3 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका 6 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाता है। आपका 6 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाता है। चलिए देखते हैं 6 नंबर को कन्फर्म करने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कुछ रस को मैंने लिया है जो आपके एग्जाम में पूछता है, क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं रस। सबसे पहले हम देखेंगे रस। तो यहाँ पर देखेंगे रस में हम श्रृंगार रस। क्या देखेंगे? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की जो परिभाषा है वो है जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, इससे क्या होता है? रत नामक अस्थाई भाव का उत्पत्ति होता है और वही क्या है? श्रृंगार रस कहलाता है। राइट। अब देखते हैं इसका उदाहरण जो है। उदाहरण देखेंगे हम। कहत नटत रिझत मिलत कहत नटत रिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनहु नैन ननु ही सौ बात। यानी कहत नटत रिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैननु ही सौ बात। तो ये क्या है? श्रृंगार रस का ये परिभाषा हो गया और ये उदाहरण हो गया। राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा रस है वो क्या है? वीर रस। क्या है? वीर रस। तो वीर रस का जो परिभाषा है ये है जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से उस उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है उससे उत्साह नामक अस्थाई भाव का उत्पत्ति होता है, वही क्या है? वीर रस कहलाता है। राइट। अब इसका जो उदाहरण है उसको देख लेते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछता है ना, परिभाषा के साथ उदाहरण भी पूछता है, जिससे आपको रस में भी 2 नंबर और छंद में 2 नंबर और अलंकार में भी 2 नंबर मिलता है। चलिए देखते हैं इसका जो है वीर रस का उदाहरण है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। तो ये हो गया आपका वीर रस का परिभाषा और उदाहरण। नेक्स्ट जो हम रस देखते हैं वो है हास्य रस। क्या है? हास्य रस। हास्य रस देखेंगे, इसका परिभाषा है जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होता है। ये इसका परिभाषा हो गया। अब इसके उदाहरण की हम बात करेंगे। इसका उदाहरण है बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। यानी बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ने बांका होए। तो ये हो गया आपका हास्य रस की
परिभाषा और उदाहरण। अब हम देखेंगे छंद को, क्योंकि 3 टॉपिक पढ़ना होता है 6 नंबर पाने के लिए। रस, रस, छंद, अलंकार। रस भी 2 नंबर का, छंद भी 2 नंबर का और अलंकार भी 2 नंबर का। तो मिला करके ये जो होता है 6 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्या इसमें हिंदी, हिंदी विषय में पूछता है ये, हिंदी ग्रामर में। ठीक है, तो आप इतना तैयार करिएगा और हम बताएंगे आपको छंद। ठीक, तो बनी रही वीडियो के अंदर। अब हम देखते हैं छंद को। ठीक, चलिए देखते हैं छंद को। छंद भी आपका क्या होता है, 2 नंबर का, आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसमें दोहा। इसका परिभाषा है, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। यह एक सम, यह एक अर्ध, क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 11-11 मात्राएं होती हैं। राइट, यानी यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा का परिभाषा है। अब इसके उदाहरण को हम समझते हैं। इसका उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परय, श्यामु हरत दुति होए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परय, श्यामु हरत दुत होए। ये क्या है, ये दोहा छंद का क्या है, उदाहरण है। ठीक, तो आसानी से याद हो जाएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं सोरठा। सोरठा, सोरठा क्या है, यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। यह भी क्या है, सेम उसी की तरह ये भी है। यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, बशर्ते इसमें क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं, उसमें भी 4 चरण होते हैं। ठीक, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सेम उसका क्या अपोजिट है, सेम इसका क्या उल्टा है। तो आप एक तैयार कर लेंगे, दोनों याद हो जाएगा। राइट, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। सोरठा का एग्जाम्पल देखते हैं, राधा नागरी सोए, मेरी भव बाधा हरो, श्यामु हरते दुत होए, जातन की झाई पर। बस उसी को क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। ओके, तो एक अगर याद कर लेते हैं दोहा, तो आपको सोरठा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप लिख सकते हैं समझ करके। राइट, अब देखते हैं, और यही दोहा और सोरठा ही क्लास 10 में पूछता है बार बार, तो इसको तैयार अवश्य कर लीजिएगा। और अब देख लेते हैं चौपाई छंद को। तो चौपाई में यह एक सममात्रिक छंद है, वह एक अर्धसममात्रिक छंद था दोहा सोरठा, और ये क्या है, ये केवल सममात्रिक छंद। वहाँ अर्धसममात्रिक था, यहाँ सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। राइट, तो ये क्या चौपाई का आपका परिभाषा हो गया। अब इसका जो उदाहरण है, निरख सिद्ध साधक अनुराग, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ये क्या है, ये उदाहरण है चौपाई छंद का। राइट, अब ये आपका क्या होगा, छंद का काम खत्म हो गया। इतने छंद को याद कर लेना है, तो आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा यहाँ से। और अब देखते हैं, रस हमने देख लिया, छंद देख लिया, अब देखते हैं अलंकार को। अब देखेंगे अलंकार। तो अलंकार भी क्या होता है, इसमें भी 2 नंबर मिलते हैं आपको, तो अलंकार को देखेंगे।
पहले नंबर पे क्या मान्य है? उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। इसकी जो परिभाषा है उसको देखेंगे। जहां उपमेय का उपमान से जहां उपमेय का उपमान से समानता दिखाई जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय का उपमान से समानता दिखाई जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। राइट, ये हो गया उपमा अलंकार का परिभाषा। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? बहुत एक बार पढ़ लेंगे यार, वास्तव में याद हो जाएगा। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ये क्या है? उपमा अलंकार की उदाहरण है। ठीक, एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा फुल गारंटी के साथ। चलिए देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार को। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। इसका जो परिभाषा है वो देख देते हैं। तो इसका परिभाषा है, जहां उपमेय का उपमान में जहां उपमेय का उपमान में संभावना व्यक्त किया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहां उपमेय का उपमान में संभावना व्यक्त किया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक पद मन मानो जन जानू आदि होते हैं। अब देखते हैं, ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा। और अब देखते हैं इसका जो है उदाहरण। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर अताप परियो परिभात। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। राइट, अब देखते हैं एमक अलंकार। एमक अलंकार को देखते हैं। एमक अलंकार की जो परिभाषा उसको देख लेते हैं पहले। तो जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग, वहां पर एमक अलंकार होता है। यानी जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर एमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण भी हमने आपको बहुत लाजवाब पेश किया है आपकी समझ। उदाहरण है, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। गाना तो सुने होंगे हालांकि आप, कि सोना कितना सोना है सोने जैसी तेरा मन। ठीक, तो ये उदाहरण आप याद कर लेते हैं। दो दो उदाहरण दिए हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देख रहे हैं दो दो वर्ड की आवृत्ति होती है, अर्थात एक एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग है। तो ये हो गया एमक अलंकार की परिभाषा, याद कर लीजिएगा। बहुत ही लाजवाब तरीके से पेश किया आपकी समझ। अब देखते हैं अगला क्या है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसका जो परिभाषा है, जहां उपमेय का उपमान से भेद रहित आरोप हो। जहां उपमेय का उपमान से भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये रूपक अलंकार की परिभाषा हो गया। और अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण भी हमने एक लाइन पेश कर दिया है, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय, ये इसका उदाहरण हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें और अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।